नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। आधुनिक भवन में गृह और विदेश मंत्रालय समेत अनेक विभागों का होगा कामकाज। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से संवाद कर किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। आपदा से उबरने के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ितों से मिलकर मदद का दिया आश्वासन। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला। कहा, जनता की आशाओं पर पानी फेर रहा है विपक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मणिपुर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश किया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। नीतिगत दरें 5.5% पर बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार। महंगाई के अनुमानों को 3.7% से घटाकर 3.1% किया। और रूस यूक्रेन शांति वार्ता की नई उम्मीद। मॉस्को पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ। ट्रंप ने रूस को संघर्ष रोकने की दी अंतिम तारीख। भारी टैक्स और कड़े आर्थिक कदम उठाने की दी चेतावनी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस भवन का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ शासन को अधिक सक्षम बनाना है। यह भवन दिल्ली में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन की परियोजना का एक हिस्सा है, जो कि सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 3 को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। इसमें जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। भवन निर्माण के लिए रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री का भी व्यापक इस्तेमाल किया गया है। साथ ही भवन में ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन पर भी व्यापक जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी बात की। प्रधानमंत्री ने भवन परिसर में पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले और उन्होंने बातचीत की। प्रधानमंत्री से मिलकर सभी श्रमिक बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और बातचीत करने का अनुभव साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से यहाँ पर बातचीत की है। मेरे को वर्षों से अनुभव था कि वर्षों से मोदी जी आएंगे इस कंपनी का उद्घाटन करने के लिए। अति सुंदर, मेरे को मिल के बात करने से बहुत खुशी हुई थी। कारपेंटर सीलिंग का यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा। बस बहुत अच्छा लगा मुझे आज मिलके। पीएम साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये भवन जो बना, इस पे कुछ बताएंगे क्या? सर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा बना है, काफी अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई और काफी भव्य बिल्डिंग बनी है कर्तव्य भवन जो है हमारा, और बाकी और डिफरेंट बिल्डिंग बन रही है। हमें गर्व है कि मोदी जी हमसे मिले और हमारी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के मौजूदा हालातों पर जानकारी ली है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में कल प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई। इस गंभीर स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारी बारिश और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर
चल रहे हैं। भारतीय वायुसेना का चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। धामी ने बताया कि कल रात करीब 130 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार अब तक इस आपदा में 5 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की जानकारी ली और उन्हें राहत कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप की स्थापना कर दी गई है और प्रभावितों के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार हैं ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश सरकार राहत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक प्रभावित नागरिक तक सहायता पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण किया। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्थानीय रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के बाद बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटना को लेकर पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आपदा में प्रभावित लोगों के परिजनों से भेंट कर संकट की इस घड़ी में उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस आपदा ने कई परिवारों को अपार दुख दिया है। हम उनकी पीड़ा को समझते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं एक पीड़ित ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है कि लोगों को बचाने पर सरकार जोर दे रही है। धराली के रहने वाला हूं और वहां पे मेरा छोटा भाई रहता था, उसका होटल था और कल की आपदा में वो बह गए हैं। उसका परिवार, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मौसम के साफ होने की वो इंतजार कर रहे हैं। जगह जो रोड बंद है तो अगर मौसम खुलता है तो कल हेली सेवा भी शुरू की जाएगी। और अपने स्तर से उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे मेडिकल सेवा हो गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम, आर्मी को जवानों को पहले से वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं लोगों का। मुझे सीएम सर ने ये आश्वासन दिया कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये विकट परिस्थिति है मौसम की और उसके बाद हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। दीदी जीजू और भांजा है, वो वहाँ पे कल होटल में थे ऊपर, मतलब दिन के टाइम 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद बात नहीं हुई। मतलब उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो रहा था उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कल तक हम किसी भी हालत में मतलब वहाँ तक आपको पूछाने की कोशिश करेंगे, मतलब पूछेंगे। मतलब मंगलवार को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा में कई लोग लापता हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की कई टीम उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच रही है। हालांकि बीच में रास्ता कट जाने के कारण धराली पहुंचने में टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार से बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। सुदेश कुमार धराली में एनडीआरएफ के रेस्क्यू को लीड कर रहे हैं। इस समय हम उत्तराखंड में और आपको बता दें कि धराली में जो हालात हैं अभी भी प्रतिकूल बने हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सुदेश जी, कमांडेंट एनडीआरएफ यहाँ मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। सुदेश जी, अभी कितनी बड़ी मुश्किलें वहाँ आ रही हैं पहुँचने में, क्योंकि बीच में रास्ता भी डैमेज हो गया है 70 मीटर के करीब। एनडीआरएफ कब तक पहुँच पाएगी और कितनी टीम आपकी रेस्क्यू में लगेंगी? देखिए, रास्ते तो जगह जगह पर काफ़ी ब्लॉकेज आया हुआ है
और BRO वगैरह जो है लगे हुए हैं उसको क्लियर करने में। हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है उत्तरकाशी से काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और फुट ट्रैक से भी जो है लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं। बाकी 3 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं हेलीपैड पे, तो वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से भी बाकी टीम चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने पहले भी इस इलाके में रेस्क्यू किया है, केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद भी कई सारी आपदाओं में आप लोगों ने रेस्क्यू किया। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं इस इलाके में रेस्क्यू करना और कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ जो है रास्ते बार बार बंद होना, उनमें ब्लॉकेज आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बारिश आपने देखा, इंसेसेंट बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में जो है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। घटनास्थल पर पहुंचना जो है हमारी प्राथमिकता रहती है। उसके बाद तो जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे, हमारे पास हर प्रकार के इक्विपमेंट हमारी टीमों के पास हैं। हमारे पास आप देख पा रहे हैं कैडेवर डॉग्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे भी हमारे कुछ डॉग्स गए हुए हैं, 4 डॉग्स पहले ही बाकी टीमों में तैनात हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो जिस प्रकार के चैलेंजेस है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारा सामान है जो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हैं और आप देखें कि यहाँ वेट कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर है उसका, उसके बाद पहला फोकस क्या रहेगा जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, पहला फोकस तो यही है कि पूरा इलाके का असेसमेंट होगा। जो भी जानकारी हमें लोकल से जो लेनी होगी उसके बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरा प्लानिंग तैयार किया जाएगा और सिस्टमेटिक वे में जो है पूरा जो है इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुदेश जी। आप ये देखें कि NDRF के जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम उपकरणों के साथ NDRF की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है और पहला जो प्रयास है वो यही है कि जल्द से जल्द जो धराली है वहाँ पर NDRF की टीम पहुँच जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा तेज़ी मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के टांगलिंग क्षेत्र में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने से ट्रैक का बड़ा हिस्सा बह गया और हजारों यात्री फंस गए थे। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की 17वीं वाहिनी की टीम ने रस्सी आधारित ट्रेवर्स क्रॉसिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए अब तक 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इस बचाव अभियान में एक गजेटेड ऑफिसर, 4 सबऑर्डिनेट ऑफिसर और 29 अन्य रैंक्स की ITBP टीम के साथ NDRF की एक टीम भी जुटी हुई है। सुबह जिला प्रशासन किन्नौर को मार्ग पर यात्रियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद ITBP और NDRF की संयुक्त बचाव टीमें खुद रेस्क्यू कार्य में जुट गईं। साथ ही ITBP लगातार जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के समन्वय से राहत और बचाव कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक सड़क हादसे के बाद सेना तुरंत एक्शन में आई। सेना के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में दुर्घटना की वजह से बाधित यातायात को भी बहाल कर दिया गया। इस काम से सेना ने एक बार फिर सेवा और रक्षा का संदेश दिया। दरअसल उधमपुर के शारदा माता मंदिर से कुछ दूरी पर खेरी में NH44 पर आज सुबह लगभग 9 बजे बस ट्रक की टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में घायलों की भारतीय सेना ने मदद की। हमारी थल सेना के जवान सरहद की ऊंची चोटियों और सरहदी रेगिस्तान में कैसे आवाजाही करते हैं, देखिए हमारी संवाददाता नंदिता डागर की द्रास से ये खास रिपोर्ट। पोलारिस ऑल टेरेन व्हीकल या पोलारिस ATV को आपने टीवी पर या अखबारों में जरूर देखा होगा। ये कमर्शियली भी बेचा जाता है। इंडियन आर्मी ने इसे एक्वायर किया है क्योंकि बॉर्डर के इलाके हैं वो इतने पहाड़ी इलाके हैं, उसमें कभी कभी जो ग्रेडियंट होता है स्लोप का 40 डिग्री से भी ज़्यादा होता है और वहाँ जनरली आर्मी के जो ज़्यादा तर यूज़ की जाने वाली जिप्सीज या स्कॉर्पियोज नहीं ट्रैवर्स कर पाती उस चैलेंजिंग टेरेन को, तो ये पोलारिस ऑल टेरेन व्हीकल काम में आता है। पहले तो ये इंपोर्ट होते थे पोलारिस ATVs, लेकिन अब इन्हें भारत में ही निर्माण किया जाता है। JSW इंडस्ट्रीज़ है वो ये इसका निर्माण करती है। साथ में 200 किलोग्राम का वज़न भी ये उठा सकती है क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं, इन्फेंट्री सोल्जर्स, उनको बैटल लोड्स भी उठाने पड़ते हैं, जैसे कि उनके राशंस, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, उनका पर्सनल वेपन, गोला बारूद आदि। ये गोल्फ कार्ट दिखने वाला व्हीकल एक रगेड टेरेन व्हीकल है जो आर्मी इस्तेमाल करती है। हमारी इन्फेंट्री भी न सिर्फ पहाड़ों में बल्कि रेगिस्तानों में भी, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स दुर्गम पहाड़ियों में तो हैं ही, पहाड़ों में है, रेगिस्तानों में भी है। तो ये रगेड टेरेन व्हीकल 400 किलोग्राम का वजन भी उठा सकता है,
सोल्जर्स के साथ जो उनका बैटल लोड होता है, यानी कि उनका असला, बारूद, उनके वेपन्स, राशन, खाने का सामान, कपड़े, करीब 50 डिग्री के एंगल की ऊंचाई पर चढ़ सकता है। मैं यहाँ पे इसको बैठ के सवारी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक तरह से इसका फील ले रही हूँ कि ये रगड टेरेन व्हीकल जो न सिर्फ दुर्गम पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, कोई भी चैलेंजिंग टेरेन जो 50 डिग्री के एंगल पे उसका इंक्लाइन है, एंगल है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ द्रास सेक्टर से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यह पुरस्कार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरों के साथ साझा की है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को परीक्षा पे चर्चा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा का दायरा और प्रभाव साल दर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े नागरिक अभियानों में से एक ये परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने, भावनात्मक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा संवाद भी है। दरअसल परीक्षा पर चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के साथ सीधा संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वो छात्रों की परीक्षा के तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का पहला संस्करण फरवरी 2018 में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो आज साल 2025 तक जारी है। और अब बात करते हैं संसद के मानसून सत्र से जुड़ी खबर की। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर संसद में किसी भी चर्चा से इनकार करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो एक संवैधानिक निकाय है। किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार नियमों के अनुसार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि नियम और परंपराएं संवैधानिक संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों पर बहस की अनुमति नहीं देती। गौरतलब है कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर बहस की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की ओर से संसद की कार्यवाही बार बार बाधित की जा रही है। और very open to take up for discussion on any matter on the issue of intensive revision of the electoral roll, on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one. We all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. This party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this House. बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें और यदि कोई त्रुटि हो तो समय रहते दावा या आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 अगस्त को जारी की गई बिहार की प्रारूप मतदाता सूची में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम जुड़ने ना पाए। इसके लिए आमजन से भागीदारी की अपेक्षा की गई है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट आकलन विधियां और केस स्टडीज नामक पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे, जिसे हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय और टेक्सटाइल्स एंड फाइबर इंजीनियरिंग विभाग IIT
दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ये पुस्तक वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट मापने के लिए सरल कदमों का प्रयास करती है। इसमें विभिन्न तैयार उत्पाद जैसे कॉटन, साड़ी, फ्लोर मैट, इकत साड़ी, बनारसी साड़ी और अन्य समकालीन हथकरघा वस्त्र शामिल हैं। इसमें निम्न लागत डेटा संग्रहण और उत्सर्जन मापन की विधियों को भी शामिल किया गया है ताकि साधारण संकेतकों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। हैंडलूम पावरलूम से लगभग 41% कम उत्सर्जन करता, क्योंकि हैंडलूम के बुनाई, रंगाई, पैकेजिंग से 4 गुना अधिक कार्बन को पावरलूम लेता। कम पानी, कम ऊर्जा, कम कार्बन एमिशन, ज्यादा रोजगार। SDG 1 सरकारी योजना जैसे लाखपति दीदी जैसी पहल को गरीबी खत्म करने के दिशा में जब खर्चा कमेगा सारे चीज, तो हमारे बुनकरों की आमदनी बढ़ेगी। कर्नाटक में खाद की भारी कमी से किसान परेशान हैं। आज बेंगलुरु में खाद की कमी को लेकर जेडीएस ने राज्य सरकार के खिलाफ फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। जेडीएस ने खाद की कमी, खाद्य की कालाबाजारी और किसानों को मुआवजा देने में सरकार की विफलता जैसे मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया। मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9 में आज सुबह एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को मोहाली के फेज 6 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगा रही है। सवेरे 9 ਵਜੇ के करीब एक ऑक्सीजन सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਤੱਕ 2 EMPLOYEES ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।